हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज करने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में तो बहुत बेसिक बातें बताई हैं कि आखिर मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल से समझाया है मैंने कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कहाँ कहाँ होते हैं, पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन कहाँ होती है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा वहाँ चलते हैं, एक बार जस्ट रिवाइज, फास्टली रिवाइज। क्या क्या मैंने बताया था कि ये सारे जो होते हैं मेटल्स होते हैं। ये सारे आप देख रहे हो इधर के, ये सारे एलिमेंट, सारे ये नीचे वाले भी, ये सब मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो ऊपर देख रहे हो, ये पीले वाले के ऊपर वाला, ये सारे के सारे नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। ये जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है ना, नोबल गैसेस, ये सॉरी नोबल गैसेस, ये हाइड्रोजन ग्रुप है। ये जो नोबल गैसेस होते हैं, ये भी आपके नॉन मेटल की कैटेगरी में ही आते हैं। और ये बीच वाला बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये टीई, पीओ, एटी, ये जो हैं ये मेटोलाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। याद होगा मैंने बताया था मेटोलाइड्स। ठीक है, तो ये मेटोलाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने बताया था कि मेटल्स वो होते हैं जो कि पॉजिटिव आयन बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और नॉन मेटल वो होते हैं जो कि निगेटिव आयन बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अच्छा, ये जो नोबेल गैसेस होते हैं, ये निगेटिव आयन नहीं बनाते। जनरली ये निगेटिव आयन नहीं बनाते, ये पॉजिटिव भी नहीं बनाते, निगेटिव भी नहीं बनाते। इनर्ट गैसेस कहते हैं, क्योंकि ये इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो फुल होता है, तो वह किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल की कैटेगरी में रखे जाते हैं, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी मिलती जुलती। तो अब हम लोग मान के चलिए, हम लोगों को कोई भी एक अननोन एलिमेंट दे दिया गया। अब हमें तो मालूम है नहीं कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हमें उस मेटल के बारे में कुछ बताया जाए, या हम उसको देख कर, समझ कर, या उसकी रिएक्शन करके हम खुद मालूम करें कि वो मेटल क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अब मेटल और नॉन मेटल को कैटेगराइज करने के लिए पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि आखिर मेटल नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जैसे आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। ये फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि भाई साहब, ऐसी चीज है, ऐसी चीज है जिसको कि देख के, आप सामने से देख के, टच करके, उसके बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप समझ सकते हो कि हाँ, इसका स्टेट क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये हल्का है कि भारी है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके मालूम की जा सकती है। ठीक है ना? उसके बाद इसकी डेंसिटी क्या है, और इसकी और क्या क्या खास बातें हैं, अ, मजबूत है कि कमजोर है। ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है कि नहीं, हीट को कंडक्ट करती है कि नहीं, इस तरीके की जो चीजें होती हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी कि हमने वो चीज लिया, उसका किसी दूसरे के साथ रिएक्शन कराया और एक नया प्रोडक्ट बना। अब नए प्रोडक्ट के बिहाफ पे हम जज कर रहे हैं रिएक्टेंट को कि नया प्रोडक्ट बना तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके से रिएक्शन हुआ, और उसके बिहाफ पे हम लोग एलिमेंट की या उस सब्सटेंस की बारे में डिटेल पे बात करेंगे कि हाँ, वो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया, यानी कि ऐसा होगा। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, जो कि नॉर्मली काम करके हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो मेटल्स की अपनी कुछ खास प्रॉपर्टी होती हैं और नॉन मेटल्स की अपनी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग भी किसी को सामने से देख के जज करते हैं ना कि हाँ, ये बहुत सुंदर है और ऐसा है वैसा है। ठीक है ना? तो वैसे ही यहाँ पर भी है। सबसे पहले हम लोग अभी सामने से ही इसको जज करेंगे कि ये भाई साहब हैं कैसे। थोड़ी बहुत इसमें एक्टिविटी करके हम लोग देख लेंगे। जैसे कि मेटल्स की हम लोग बात करें, तो मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? ये सब कुछ आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब मेटल्स को आप थिन शीट्स में बदल सकते हो।
पतले शीट्स में उसको हामर से पीट के, उसको हथौड़े से पीट के या मशीन की मदद से उसको पतला शीट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। मेलिएबल का मतलब होता है जिसमें गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं, मतलब गोल्ड और सिल्वर का बहुत पतला लेयर बना सकते हो। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए आप लोग एल्युमिनियम समझ लीजिए कि जैसे हम लोग चॉकलेट्स खाते हैं, हम लोग कुरकुरे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, या खाने का कोई भी पैकेट होता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, खाने के सारे पैकेट्स जिस रैपर में बंद होते हैं, अंदर देखिएगा वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। वो व्हाइट कलर क्या है, जो व्हाइट कलर की अंदर की प्लास्टिक होती है वो एक्चुअल में एल्युमिनियम ही तो होता है। एल्युमिनियम चूंकि सस्ता है तो इसीलिए इसका हम लोग थिन शीट बना के और उसमें खाने को पैक करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा मैलिएबल गोल्ड और सिल्वर होता है, तो गोल्ड और सिल्वर का तो बना नहीं सकते, 10 रुपए का चॉकलेट और 10,000 का मालूम चला कि रैपर ही लग गया, ठीक है। वैसे ही कॉपर शीट है, कॉपर को भी हम लोग बहुत पतला पीट पीट के कर सकते हैं। तो ये मेलिएबल की बातें हो गई कि मेटल्स मेलिएबल होते हैं। अभी नॉन मेटल पे आते हैं। सबसे पहले मेटल का दूसरा देखिए, फिर नॉन मेटल पे जाते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या हुआ कि यानी कि मेटल्स को एक पतले वायर में हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल पे समझ लीजिए कि हमारे घरों में या पोल पे जो वायर होते हैं वो कॉपर एल्युमिनियम के होते हैं। पोल पे एल्युमिनियम के होते हैं, हमारे घरों में कॉपर के ज्यादातर होते हैं। तो कितना पतला वायर होता है, ठीक है ना। या जो भी हल्की फुल्की वायरिंग की जाती है छोटे लेवल पे, वो कितनी पतली वायर होती है। तो पतली वायर है तो उसको यानी कि पतला बनाया गया होगा, उसको स्ट्रेच करके बनाया गया होगा। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रेच हो जाता है बहुत पतले में, और वो क्या कहते हैं, वो टूटता नहीं है, ठीक है ना। ये जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। मतलब कि गोल्ड को स्ट्रेच करके आप बहुत पतला वायर बना सकते हो। आप ये समझिए कि 1 ग्राम गोल्ड कितना, 1 ग्राम गोल्ड को, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा पतला वायर बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर तक लेंथ का एक वायर बनाया जा सकता है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, हो सकता है आपसे सवाल पूछा भी जाए। ये लिख लीजिएगा कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। सोचिए कितना पतला वायर होगा। तो यानी कि मेटल की डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा गोल्ड की होती है, देन कॉपर एल्युमिनियम की होती है, सिल्वर की भी अच्छी होती है। ओके। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स ना ही तो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। ये एक्चुअल में ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है इसको अगर हथौड़े से मारोगे तो टूट जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल पे ले लीजिए कार्बन। कार्बन जो होता है जैसे कोयला, कोयले को मारोगे टूट जाएगा, खत्म, बाय बाय टाटा। क्लियर। आगे चलो। ये सब कुछ यार पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है ना। ये जस्ट एक रिवीजन है, 7th 8th में तुम्हें सब आता है। मैं बस इसलिए करा रहा हूं ताकि इस पे सवाल पूछे जाएंगे। अगर एमसीक्यू टाइप के सवाल बनाए जाएंगे तो इस पे बहुत बेहतरीन सवाल बन सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो एक्सेप्शंस पे वो पूछ लेंगे। जैसे मेटल्स जो होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, लीड और मरकरी, ये हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये हीट को फ्लो नहीं करते। अब यहीं पे सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा मेटल है जो कि हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है, पूछा जा सकता है ना। तो इसीलिए जरूरी है इसको भी एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि लीड और मरकरी अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। चौथा देखिए, ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो वो मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। तो यानी कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक्सेप्शन में मरकरी याद रखिएगा कि मरकरी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। क्लियर। तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं लेकिन मरकरी नहीं होता। मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं लेकिन लीड और मरकरी नहीं होता। नॉन मेटल्स जो होते हैं
ये जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब नॉन मेटल्स ना ही तो हीट फ्लो करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत मजेदार है, ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों को याद भी होगा, हम लोगों ने पीछे जो जब हाइड्रोलिसिस किया था इलेक्ट्रोलिसिस का, या बहुत सारी ऐसी जिसमें सॉल्यूशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की थी, फ्लो किया था, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोड बनाया था। तो वो इलेक्ट्रोड जो बनता है ना, वो ग्रेफाइट का ही बनता है। वो जो इलेक्ट्रोड बनता है वो किसका बनता है? ग्रेफाइट का ही बनता है। तो कभी भी लिक्विड सॉल्यूशन से अगर हमें करंट फ्लो कराना होता है तो हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जो कि ग्रेफाइट का ही जनरली बनाया जाता है। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, कार्बन का एक फॉर्म है। कार्बन के 3 फॉर्म होते हैं, ग्रेफाइट हो गया, उसके बाद आपका डायमंड होता है, एक बल्क बस्टर होता है जो कि अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो ये आपका डायमंड जो होता है और ग्रेफाइट जो होता है, ये सब कार्बन के ही रूप हैं। मतलब कार्बन के समझ लीजिए कि 3-4 इनके वैरायटी होते हैं, जिनमें एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, और भी 1-2 होते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिएगा। ये सब कुछ है, याद करने वाली चीजें हैं, थोड़ा बहुत समझने वाली चीजें हैं, ज्यादातर याद करने वाली चीजें। 5वां देखो, मेटल्स जो होते हैं लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं। मतलब कि इनका सरफेस जो होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है। कैसा होता है? शाइनिंग सरफेस होते हैं, और उन सरफेस को हम लोग पॉलिश भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जितने भी मेटल होते हैं उस पर हम लोग पेंट पोचारा तो करते ही हैं, ताकि वो ज्यादा दिन तक अच्छे से रहे। ठीक है, जैसे कि लोहे के ऊपर करते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब शाइनिंग नेचर के होते हैं, सब थोड़े शाइन करते हैं और इनके ऊपर पॉलिश किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये ना तो शाइनिंग होते हैं, ये शाइनिंग भी नहीं होते, और इनके ऊपर पॉलिश भी नहीं किया जाता। लेकिन बहुत मजेदार एक्सेप्शन यहां याद रखिएगा कि आयोडीन जो होता है, ये एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी इसका सरफेस लस्ट्रस यानी कि शाइनी होता है। क्या ये याद रहेगी? ये बात याद रखिएगा, एक्सेप्शन में लिख लीजिएगा कि आयोडीन जो होता है, आयोडीन का सरफेस जो होता है वो शाइनिंग होता है। क्लियर? छठी प्रॉपर्टी देखिए, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, हम लोग जानते भी हैं, चाहे लोहा ले लो, जिंक ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, ये सब हार्ड होते हैं। लेकिन बहुत सारे होते हैं एक्सेप्शन में भी, अभी वो भी देखेंगे। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ऐसा नहीं है कि सारे मेटल सेम लेवल के हार्ड होंगे। जितना हार्ड आपका एल्युमिनियम होगा, उससे ज्यादा हार्ड आपका लोहा होगा, उससे ज्यादा हार्ड आपका क्या कहते हैं, सोना है, चांदी है। तो कहने का मतलब ये है कि हार्डनेस अलग अलग लेवल पर अलग अलग है। किसी का हार्डनेस ज्यादा है, किसी का हार्डनेस कम है, लेकिन हार्ड है। लेकिन एक्सेप्शन में यह ध्यान रखना है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। शुरू के हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद शुरू के 3, ये सॉफ्ट होते हैं और इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इसको, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। इसके अलावा बाकी के जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं, यानी टूट जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में बेहतरीन एक्सेप्शन, डायमंड। डायमंड जो होता है ये बहुत हार्ड होता है। डायमंड, मतलब ये कहा जाता है, डायमंड क्या है? कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है ना, कार्बन का ही एक रूप है ये। इसको कहा जाता है कि ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है। क्या होता है ये? मतलब नेचर में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। लैब में इससे भी ज्यादा हार्डनेस सब्सटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन नेचर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, और सबसे ज्यादा कीमती भी होता है। ये बात भी आप लोग जानते हो। इसकी तो खैर बात ही अलग है। पता नहीं भैया हम लोगों को डायमंड देखने को कब मिलेगा, क्यों? ये बोरोन है। वैसे तो बोरोन मेट्रोलाइड की कैटेगरी में आता है, लेकिन एनसीईआरटी मेट्रोलाइड तो मानता नहीं है 10th लेवल पर। वो कहता है कि मेटल और नॉन मेटल नहीं मानो, तो मेटल
एंड बोरोन को हम लोग नॉन मेटल ही मान के चलेंगे अपने सिलेबस में। वास्तव में ये एक प्रकार का मेटोलाइड है, तो बोरोन भी हार्ड होता है, ये भी क्या होता है, हार्ड होता है। तो याद रखिएगा नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं जनरली, लेकिन डायमंड और बोरोन हार्ड होते हैं, ठीक है ना, बहुत हार्ड है भैया। अब देख लो या ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस यानी कि नॉर्मल कंडीशन पे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। तो आप देख लो सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, ये सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड हैं। लेकिन मरकरी और गैलियम ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, याद रहेगा, मरकरी और गैलियम। तो जो मरकरी और गैलियम होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। वो जो थर्मामीटर आप देखते हो ना, उसमें क्या होता है, मरकरी ही तो रखा होता है, पारा जिसको शायद हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें मरकरी ही तो होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यानी मरकरी और गैलियम जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, यानी कि 25-30 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड होते हैं। बाकी सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं। क्लियर है? ओके। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल जो होते हैं ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं रूम टेम्परेचर। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि कौन कौन से सॉलिड्स होंगे, तो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, उसके बाद आपका आयोडीन हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं सॉलिड होते हैं। अगर हम बात करें कि लिक्विड फॉर्म में कौन होगा, तो ब्रोमीन जो होता है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है। और अगर बात करें कि गैस कौन होगा, तो गैस तो भैया बहुत सारे हैं, H2 है, O2 है, N2 है, ठीक है, Cl2 है। तो ये सारे के सारे क्या है, F2 भी आप ले सकते हो, F2, हाँ F2 भी ले सकते हो। तो ये सारे के सारे गैस के फॉर्म में होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मेटल्स सॉलिड होते हैं मरकरी और गैलियम को छोड़ के। अब एग्जाम में वही यही पूछेगा, वो एक्सेप्शन वाला ही पूछेगा कि बताओ कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। पूछ देगा कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है, तो ब्रोमीन होता है। ये बात समझ में आई ना। अच्छा, एक एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देता हूँ। जैसे मेटल में मरकरी और गैलियम लिक्विड होते हैं, और नॉन मेटल में ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है। इसके अलावा दो और हैं जो कि लिक्विड होते हैं। देखिए, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात की जाए, मतलब मेरे कहने का मतलब है 1 से लेके 118 एलिमेंट जितने भी होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की जाए तो मैक्सिमम सॉलिड है, और आई थिंक 10-11 गैस हैं, और 5 जो हैं वो लिक्विड है। बात समझ में आई? तो मैं ये लिखवा देता हूं, थोड़ा सा याद रखिएगा इस बात को। तो मैं क्या लिखवाने जा रहा हूं, मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं ऐसे एलिमेंट्स जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए, एलिमेंट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब सारे एलिमेंट्स में मैं बात कर रहा हूं 1 से लेके 118 तक। कौन कौन से हैं वो, इसको याद करने का एक तरीका है। तरीका ये है कि फिर कैसे मरेगा गब्बर। गब्बर का नाम तो सुना ही होगा, शोले पिक्चर, खतरनाक मूवी, बहुत पुरानी मूवी है, आज तक उस पिक्चर की तारीफ होती है। फिर ये होता है फ्रेंसियम, कैसे, से सीजियम, सीजियम, इसका नाम क्या है, फ्रेंसियम। ये आपको ग्रुप नंबर 1 में दिख जाएगा, SIUM। ग्रुप नंबर 1 में नीचे के दो ये हैं, ग्रुप नंबर 1 के। मरेगा ये है मरकरी, क्या ये, मरकरी। और गब्बर को दो भाग में बांट लीजिए, गब्बर ये है आपका गैलियम, और बर, गब्बर ये है ब्रोमीन। र बाद में आ रहा है ना, र, तो र से
और ब और र आ रहा है ना, ब र, तो इससे याद रखिएगा ब्रोमीन, बी आर यानी ब र, ब्रोमीन। तो ये क्या है आपका, ये है आपका मरकरी, और ये है आपका गैलियम, गैलियम में जी कैपिटल होगा, और ये हो गया आपका ब्रोमीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मात्र यही 5 एलिमेंट हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जिसमें ये शुरू के 4 जो हैं सो मेटल्स हैं, और ये लास्ट वाला नॉन मेटल है। ये शुरू के जो 4 आप देख रहे हो ना, ये 4, ये 4 आपके मेटल हैं, मतलब ये मेटल में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब आप कहोगे कि आपने यहाँ एक्सेप्शन में फ्रेंसियम और सीजियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या होता है ना, आप जब 11th क्लास में पहुंचोगे तो वहां आप पढ़ोगे कि फ्रेंसियम और सीजियम जो है ना, मेटल हम मानते हैं, लेकिन पूरी तरीके से मेटल के तरीके बिहेव नहीं करते। ठीक है ना, तो इसीलिए 10th लेवल पर ये नहीं बताया जाता। हालांकि अगर मास्टर जबरदस्ती करे तो आप बोल देना कि एक्सेप्शन में मरकरी है, गैलियम है, फ्रेंसियम है और सीजियम है, वरना मरकरी और गैलियम से भी आपका काम चल जाएगा। और ब्रोमीन है जो कि नॉन मेटल है। तो ध्यान रहेगी ये बात ध्यान रहेगी कि 4 मेटल और एक नॉन मेटल, टोटल 5 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बाकी 11 के आसपास आई थिंक गैस होते हैं, और बाकी सारे के सारे सॉलिड होते हैं। वो 11 गैस भी याद करने का ट्रिक है, लेकिन ज्यादा हो जाएगा, है ना, तुम लोग अभी छोटे हो, इतना ज्यादा मत समझो। तो इसके बारे में मैंने बात कर ली थी ना, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अभी छोटे हो यार, अभी ज्यादा क्या करोगे पढ़ के, 11th में आओ तो वहां पढ़ाया जाएगा। क्लियर, चलिए 8वीं बात करते हैं। 8वीं प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जाहिर सी बात है कि जो भी मेटल्स होते हैं ये हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में ज्यादा होते हैं, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है। तो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, लेकिन सीजियम गैलियम को छोड़ के, और उसके बाद लिथियम सोडियम और पोटेशियम को भी छोड़ के, ये 5 एक्सेप्शन है। लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि लिथियम सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते थे, आराम से कट जाते थे। यानी सॉफ्ट है यानी कि वो कमजोर है, हल्का सा हीट करोगे खत्म हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, बॉयल हो जाएगा, तो यानी कि वो कमजोर है, तो इसीलिए उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है। और सीजियम और गैलियम तो इतने ज्यादा इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है कि इनको हथेली पर रखोगे ना तो थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएंगे, मतलब आसपास की टेम्परेचर से ही हीट लेके और ये बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो सीजियम और गैलियम को अगर आप हथेली पर रखोगे तभी ये खत्म हो जाएंगे, इतनी ज्यादा इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। आप ये समझिए, नहीं नहीं, सीजियम और गैलियम मतलब हाथ पे रखोगे तो ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। सबसे पहले समझो, सीजियम और गैलियम कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में ही आता है। उसको हाथ पे रखोगे तो ये पिघल जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा, आपके हाथ में क्या होगा, पानी आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने बॉइलिंग का बोल दिया, शायद गलत बोल दिया था। अब सही सुन लीजिए कि सीजियम और गैलियम जो होते हैं सॉलिड के फॉर्म में आता है, लेकिन जैसे ही हाथ पे रखोगे तो वो क्या होगा कि वो पिघलना शुरू कर जाएगा, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है। ओके, तो सीजियम और गैलियम को पूछ सकता है ना कि बताओ इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसको हथेली पर रखने पर ही ये पिघलना शुरू हो जाएगा, तो वो सीजियम और गैलियम है। ठीक है, और लिथियम सोडियम पोटेशियम को थोड़ा सा कम टेम्परेचर करोगे तो ये मेल्ट होने लगेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये बॉयल होकर खत्म हो जाएगा। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, लेकिन डायमंड और बोरोन एक्सेप्शन में है, क्योंकि अभी पीछे पढ़ा कि डायमंड और बोरोन जो होते हैं हार्ड होते हैं, पढ़ा ना अभी, हार्ड होते हैं। तो हार्ड होते हैं यानी कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होगी। हालांकि डायमंड की तो बता दूं मैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होती है। 3500 डिग्री सेल्सियस तक जब लेकर जाओगे तब ये पिघलना शुरू होगा। ठीक है ना, वरना तब तक ये सॉलिड ही रहेगा। और वहीं सीजियम और गैलियम को देख लो, हथेली पर रखा, पिघलना शुरू हो गया, मेल्ट करना शुरू हो गया। ओके, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को देखो, इसको थोड़ा सा हीट किया, ये
पिघलना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद अ, हवा में उड़ भी जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे, वेपर भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये 8वीं प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब 9वीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब जाहिर सी बात है भैया, जो हार्ड होगा, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी उनके बीच की जो कनेक्टिविटी है, जो हर एक एटम के बीच का जो मजबूत बॉन्ड है वो ज्यादा होगा, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, लेकिन एक्सेप्शन में वहीं लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम क्योंकि सॉफ्ट होते हैं ये, तो एक्सेप्शन में ये याद रखिएगा। और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। अच्छा, मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर उसको किसी हार्ड सरफेस से मारोगे तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज द सोनोरस। तो मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। ओके, जैसे आपके स्कूल की घंटी ले लो, उसको मारते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन सोनरस होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 11 नंबर की बात करें तो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि लोड बियरिंग कैपेसिटी। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर अगर भारी चीज रख दोगे तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे कि लोहा है, तो लोहे के ऊपर कितनी भारी चीजें रखी जा सकती है, एल्युमिनियम भी काफी भारी चीज रख सकता है, कॉपर भी रख सकता है। तो यानी कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये। अगर इस पे कुछ सामान रख दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं ये उतने ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के नहीं होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में यही यहाँ पे आ जाएगा फिर से डायमंड, ठीक है ना। डायमंड जो होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इस तरीके से ये 11-12 टोटल 11 हैं। और यही आप अगर याद रख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने एनसीईआरटी से 1-2 पॉइंट ज्यादा ही बता दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर से चालू करेंगे। और इसको आप लोग अच्छे से एक बार याद जरूर कर लीजिएगा, जो एक्सेप्शंस हैं उनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्शंस पे ही सवाल पूछा जाता है। और एमसीक्यू टाइप के सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के सवाल बहुत सारे बन सकते हैं एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोग इसको तब तक पूरा नोट्स बनाइए, इसको याद कीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।